सीधे शुरू करते हैं। विजयनगर साम्राज्य एक ऐसी सत्ता जिसने मध्यकालीन दक्षिण भारत का भूगोल और राजनीति दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम इसी महान साम्राज्य के उदय और उसकी ताकत के पीछे छिपे स्रोतों को डिकोड करने वाले हैं। कोई लंबी चौड़ी भूमिका नहीं, सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य से। क्या कोई सोच सकता है कि अपनी जान बचाकर भागता हुआ एक छोटा सा खरगोश एक इतने विशाल साम्राज्य की नींव रखने की वजह बन सकता है? सुनने में बिल्कुल किसी चमत्कार जैसा लगता है ना? लेकिन विजयनगर की राजधानी के बसने की कहानी इस एक घटना से बहुत गहराई से जुड़ी है। स्रोतों और वहां की स्थानीय लोक कथाओं के मुताबिक बात उन दिनों की है जब दो भाई हरिहर और बुक्का कर्नाटक के एक इलाके में थे। वहां उन्होंने एक बेहद अजीबोगरीब दृश्य देखा। एक खरगोश जो शिकारी कुत्तों से डरकर भागने के बजाय अचानक पलटा और उल्टे उन कुत्तों को ही दौड़ाने लगा। मतलब जरा सोचिए, ये अपने आप में एक जबरदस्त साहस और अप्रत्याशित शक्ति का प्रतीक था। जब उन्होंने अपने गुरु संत विद्यारण्य को ये बात बताई तो गुरुजी ने इसे एक असाधारण संकेत माना और उन्हें ठीक उसी जगह पर अपनी राजधानी बनाने की सलाह दी। अब जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि आज भी हम्पी के जो वास्तुशिल्प अवशेष हम देखते हैं वो उसी पौराणिक राजधानी की असल भौतिक सच्चाई हैं। ये तस्वीरें मानो उस मिथक को आज की हकीकत से जोड़ रही हैं। जहां उस छोटे से खरगोश ने वो अदम्य साहस दिखाया था, ठीक उसी जमीन पर पत्थरों से तराशा गया ये भव्य नगर खड़ा हुआ जो विजयनगर साम्राज्य का धड़कता हुआ दिल बना। खैर, ये तो हो गई लोक कथाओं की बात। लेकिन अगर हम 14वीं शताब्दी की जमीनी हकीकत पर आएं तो चीजें काफी अलग और कठोर थीं। वो ऐसा दौर था जब शक्तिशाली दिल्ली सल्तनत की पकड़ लगातार कमजोर हो रही थी और इसी भारी राजनीतिक उथल-पुथल ने एक बिल्कुल नए साम्राज्य के उभरने का मंच तैयार कर दिया। इस टाइमलाइन पर जरा गौर कीजिए। 14वीं सदी में एक तरफ दिल्ली सल्तनत डगमगा रही थी और दूसरी तरफ दक्षिण में सत्ता का एक नया केंद्र आकार ले रहा था। हरिहर और बुक्का, जो शुरुआत में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन काम करते थे, उन्होंने सल्तनत की इस कमजोरी को तुरंत भांप लिया। उन्होंने दिल्ली की अधीनता मानने से साफ इनकार कर दिया और दक्षिण भारत में अपना एक बिल्कुल स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और यही बगावत आगे चलकर शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य बनी। अब जाहिर है साम्राज्य तो बन गया, लेकिन कोई भी सत्ता बिना चुनौतियों के या कहें बिना दुश्मनों के टिक तो नहीं सकती ना। इस पूरे उपमहाद्वीप के उस समय के भू राजनीतिक दबावों को समझने के लिए हमें दक्कन के बाकी प्रतिद्वंदियों पर भी नजर डालनी होगी। और ये बात इस नक्शे से बहुत ही शानदार तरीके से स्पष्ट हो जाती है। आप देख सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की भौगोलिक सीमाएं कहां तक फैली थीं और ठीक इसके उत्तर में इनका सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक प्रतिद्वंदी था बहमनी सल्तनत। दोनों की सीमाएं बिल्कुल आपस में टकराती थीं, तो जाहिर है संसाधनों और जमीन के लिए टकराव तो होना ही था। हालांकि उत्तर की तरफ से ये जो खतरा था वो हमेशा एक जैसा नहीं रहा। आगे चलकर बहमनी सल्तनत खुद ही 5 अलग-अलग राज्यों में टूट गई। बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, अहमदनगर और बीदर, जिन्हें हम दक्कन सल्तनतें कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन नई सल्तनतों को बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के पूर्व प्रशासक थे, जिन्हें तरफदार कहा जाता था। उन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और फिर विजयनगर का इन नई दक्कन सल्तनतों के साथ एक लंबा और थका देने वाला संघर्ष शुरू हो गया। लेकिन बात सिर्फ उत्तर के दुश्मनों की नहीं थी। विजयनगर को पूर्व की दिशा से भी लगातार सैन्य दबाव झेलना पड़ रहा था। पूर्व में उनका सीधा और कड़ा मुकाबला ओडिशा के शासकों से था। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो विजयनगर लगभग हर तरफ से शक्तिशाली विरोधियों से घिरा हुआ था। चलिए अब इस विश्लेषण के एक बहुत ही रोचक पहलू पर आते हैं, शासकों की उपाधियां और उनकी असली सैन्य ताकत के बीच का कनेक्शन। ये जो उपाधियां थी ना, ये सिर्फ नाम के आगे लगाने वाले कोई सजावटी शब्द नहीं थे। ये बकायदा उनकी सैन्य ताकत का एक रणनीतिक घोषणा पत्र हुआ करते थे। उस दौर में शासक अपने नाम के आगे अक्सर पति शब्द लगाते थे। पति का सीधा सा मतलब है स्वामी या लॉर्ड। ये सिर्फ सम्मान देने के लिए नहीं था, ये दुनिया को बताने का एक तरीका था कि उनके साम्राज्य की असली ताकत क्या है और उनके पास सबसे ज्यादा कौन सी सैन्य संपत्ति मौजूद है। तो चलिए देखते हैं कि ये उपाधियां कैसे काम करती थीं। ऐतिहासिक स्रोतों में जो पहली बड़ी उपाधि मिलती है वो है गजपति, मतलब हाथियों का स्वामी। ये उपाधि ओडिशा के शासक इस्तेमाल करते थे और ये बिल्कुल सटीक भी था, क्योंकि उनकी सैन्य शक्ति का सबसे बड़ा आधार उनके विशालकाय और विनाशकारी हाथियों का दल ही तो था।
वहीं दूसरी तरफ अगर हम विजयनगर के राजाओं की बात करें तो उन्होंने खुद को नरपति कहा। नरपति यानी पैदल सेना या मनुष्यों का स्वामी। ये साफ तौर पर दिखाता है कि विजयनगर की रणनीति किस चीज पर टिकी थी। उनकी अथाह मानव संपदा और विशाल पैदल सेना, इसी के दम पर उन्होंने अपना इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम दक्कन के सुल्तानों को देखते हैं तो वहां की तस्वीर बिल्कुल अलग है। बहमनी और उसके बाद के दक्कन के शासकों ने खुद को अश्वपति कहा, मतलब घोड़ों या घुड़सवार सेना का स्वामी। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी फुर्तीली और तेज तर्रार घुड़सवार सेना। तो आप देख रहे हैं, हर एक उपाधि उनकी भौगोलिक और सैन्य सच्चाई को कितनी बारीकी से बयां कर रही है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। किसी भी राज्य का इतिहास और उसका वजूद क्या सिर्फ उसकी भौगोलिक स्थिति और उसके संसाधनों जैसे घोड़े, हाथी या विशाल जनशक्ति से ही तय होता है? विजयनगर का नरपति होना या दक्कन का अश्वपति होना, ये महज नाम नहीं थे। ये वो रणनीतिक और भौगोलिक सच्चाइयां थीं जिन्होंने मध्यकालीन भारत के इन दिग्गजों के उत्थान और पतन की पूरी स्क्रिप्ट लिखी। इतिहास सिर्फ तारीखों का रट्टा मारना नहीं है, बल्कि भूगोल, संसाधनों और मानव साहस के इस अद्भुत खेल को समझना है। तो इस पर जरूर विचार कीजिएगा।